देखिए दोस्तों, हम लोग कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि पॉपुलेशन इन इंडिया, इस चैप्टर की हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें ना हमारे 3 लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और आज का ये जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये होने वाला है हमारा 4th लेक्चर। ठीक है, और इस 4th लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये रहा, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे कि आपको याद होगा पिछला लेक्चर जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ा था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, यानी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो नहीं चेंज हो रही, जबकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी कि हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। इंडिया में देखो जनरली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या कारण है, जो जन्म लेने वाले लोग हैं वो ज्यादा है और मरने वालों की संख्या क्या है, कम है। इसके कारण इंडिया में हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों, मेजर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल, मतलब कैसे हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, ये हम समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक और टॉपिक देखेंगे, पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, और आज जो आपका ये चैप्टर नंबर 6 है ना बच्चे, वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आओ मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला ए क्या आ गया, इकोनॉमिक मेजर्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक मेजर में क्या क्या आ सकता है, आइए जरा समझते हैं। सो इकोनॉमिक मेजर कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी जो इकोनॉमिक मेजर्स है ना दोस्तों, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक मेजर्स दिए गए हैं, यानी कुछ तरीके दिए गए हैं जिसके थ्रू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से निपटा जा सकता है। कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप बढ़ाइए, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएंगे तो जो लोग हैं उनको काम भी मिलेगा, काम मिलेगा तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है भाई वो मतलब वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर हम काम करेंगे तो भाई हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी पाएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को रोजगार दीजिए, है ना। दूसरा कारण, दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी लोगों को काम दीजिए, काम देंगे तो भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को घटाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कैसा होना चाहिए भैया, इक्वली होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक मेजर्स हैं। आ जाओ, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सोशल मेजर्स की। आपको इकोनॉमिक मेजर समझ में आ गया, वो सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना वो ध्यान में रखना। ठीक है, और इकोनॉमिक मेजर के थ्रू क्या क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सकती है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, अब हम बात करेंगे दोस्तों सोशल मेजर्स की। ठीक है, तो सोशल मेजर्स में क्या क्या आ जाएंगे, आओ जरा समझते हैं। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ना दोस्तों, ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, राइट। इट इज रिलेटेड टू, और ये किससे रिलेटेड है भैया, इलिटरेसी। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मतलब इलिटरेसी से रिलेटेड है। देखा था ना हमने, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, क्या कारण है भाई, इलिटरेसी कारण है। दूसरा सुपरस्टिशन, इसका मतलब क्या होता है भाई, अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। ऑर्थोडॉक्सी मतलब क्या होता है कि पुरानी जो सोच है ना अभी भी वही सोच रखते हैं, यानी जो पहले सोचते थे अभी भी वही सोच रखते हैं। जैसे हमने देखा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, है ना, मैरिज को लेकर के, यानी आपकी ड्यूटी है, आपको शादी तो करनी है। अगर आप कह दो अपने घर में कि हमें शादी नहीं करनी, फिर सब लोग पूछेंगे क्यों नहीं करनी, क्या हुआ, मतलब एक समझ लो कि हमारी ड्यूटी होती है शादी करने की, तो ये हो गया। फिर उसके बाद लो स्टेटस ऑफ विमेन, यानी जो महिलाएं हैं उनका स्टेटस क्या होना, कम होना। ठीक है, अब देखो कुछ सोशल मेजर्स हम देख लेते हैं, जैसे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन फैलाओ। ठीक है, अगर आप एजुकेशन सबको प्रोवाइड करोगे तो महिलाएं भी पढ़ेंगी, यानी जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ेंगी, लड़के भी पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा ना भाई कि किस प्रकार से हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ विमेन, मतलब जो स्टेटस है विमेन का उसे इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे अगर उनका लो स्टेटस है तो कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, ये नहीं सोचता कि चलो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, है ना। देखो पहले अगर आप देखोगे अपने पहले की बात, अभी तो खैर बहुत इक्वलिटी आ चुकी है, जितना मतलब लड़कों की पढ़ाई के ऊपर अब जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही लड़कियों के ऊपर भी दिया जाता है। लेकिन अगर हम थोड़े पहले जाए, ठीक है, तो क्या होता था कि लड़कियों के बारे में क्या सोच रखते थे कि भाई ये लड़की है तो इसको आगे चल करके क्या ही करना है, घर ही तो संभालना है, फिर उसको पढ़ा के क्या फायदा। जैसे मैं खुद अपनी नानी की बात बताती हूँ, मेरी नानी स्कूल तो गई ही नहीं है, ठीक है,
मेरी नानी स्कूल नहीं गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने वहीं उनके जो भाई हैं, मतलब उनके 2 भाई हैं बराबर, और मेरी नानी, तो उनके दोनों भाइयों ने पढ़ाई की, वो स्कूल भी गए, लेकिन मेरी नानी ने पढ़ाई नहीं की। तो क्यों, क्या कारण था इसका? यही कारण था, लोगों की यही सोच थी ना, मेरे नानी के जो पिताजी होंगे, उनकी जो माताजी होंगे, वो लोग यही सोच रखते होंगे कि इसको आगे चल करके करना ही क्या है, घर ही तो संभालना है, शादी करके अपने घर पे जाना है, घर संभालना है, ठीक है। इसके कारण उनको ज्यादा वैल्यू मिली नहीं और उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो ये जो सोच है ना, वो हमें बदलने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, यानी जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है ना, उसे भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है भाई, देखो अब भी चेंज हो चुका है, मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रही हूँ, तो सुन लो, ठीक है। फीमेल्स का 18 और मेल्स का कितना है भाई 21, तो इसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन को लेकर के इंडिया में पॉलिसीज भी लाई गई थी, है ना, ताकि जैसे कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 हैं, इनके तो बस एक ही है। चलो ये स्मॉल फैमिली है ना, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो परिवार कैसा होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये कब आया था आपको पता है? तो ये आया था दोस्तों 1952 में। तो इसका जो सन है ना, मतलब ये कब आया था याद रखना, 1952 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, यानी बर्थ रेट को कम करना, ठीक है। सो फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्लान पेरेंटहुड। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग करके जैसे जो बच्चे हो रहे हैं, ये नहीं कि वो मतलब एक प्रॉपरली प्लानिंग के थ्रू आने चाहिए, ये नहीं कि बाई चांस वो हो गया, ठीक है। सो इट इज अ मेजर इन विच बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, देखो यहाँ पे दिया ना, डिटरमाइंड बाई चॉइस नॉट बाई चांस, ठीक है। बाई चांस नहीं, चॉइस के थ्रू वो आने चाहिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी जो फैमिली प्लानिंग ये था प्रोग्राम, ठीक है, तो उस टाइम पे ला तो दिया गया 1952 में, लेकिन वो ज्यादा सफल हुआ नहीं। क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि लोगों में उतना मतलब अवेयरनेस नहीं आई, ज्यादा उसको स्प्रेड नहीं अच्छे से कर पाए, और जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। और देखिए और भी कुछ कारण है, देखो जैसे फॉल्स रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब धार्मिक मान्यता भी होती है ना कुछ, और यहाँ पे देखिए इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पहली तो लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा रिलीजियस बिलीफ होता है ना, झूठ मूठ का, कि नहीं हमें तो मतलब हमारे ज्यादा बच्चे होने ही चाहिए, जितने हो रहे बस होते जाए, ऐसी वाली सिचुएशन, ठीक है। तो इस कारण ये फैमिली प्रोग्राम जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था भाई, वो ज्यादा कुछ इसने ज्यादा कुछ इफेक्ट, मतलब इसका ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1979 में, अब सुनना ध्यान से, यही वाला जो प्रोग्राम था ना दोस्तों, इसी का नाम चेंज करके वापस से लाया गया एक प्रोग्राम, जिसका नाम क्या हो गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसी का नाम चेंज कर दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। और ये कब आया था? 1979 में, ध्यान रखिएगा। वो आया था 1952 में, ये 1979 में आया था, राइट। एंड इट अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद दोज ऑफ मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और ये किससे रिलेटेड था भाई, कि हमें हर तरफ ध्यान देना है मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। समझ में आए? आप सोचिए ना, अगर कम बच्चे रहेंगे तो हम उनकी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे, उनको पढ़ा लिखा पाएंगे, उनको प्रॉपरली जो डाइट होता है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। आपको मैं बताती हूँ, देखो जैसे मान लो ये फैमिली है, ठीक है, देखो ये एक फैमिली है और ये एक फैमिली है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इस घर में ना बस 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, और इस घर में कितने बच्चे हैं भाई, मान लेते हैं कि 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा बच्चा ठीक प्रकार से पढ़ लिख पाएगा, उसको प्रॉपरली डाइट मिल पाएगा? तो इस घर के जो बच्चे हैं वो ठीक प्रकार से डेवलप कर पाएंगे। और इसमें देखो ना 10 बच्चे हैं, कमाने वाले बस 1, तो क्या होगा, इनको प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो कमी आती ही रहेगी। तो यही एक मतलब यही रीजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला देखिएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है। सो इन द ईयर 2000 ईयर में देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कौन सी पॉलिसी, NPP, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। और ये किस लिए, टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, यानी जो पॉपुलेशन है भैया उसको कंट्रोल करना है और इसकी जो क्वालिटी है ना वो उसको बढ़ाना है। देखो
आप सोचेंगे पॉपुलेशन में भी क्वालिटी होती है क्या? जी हाँ, होती है ना। आप सोचो कि यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। ये 10 लोग कैसे हैं? इनके पास कुछ स्किल्स नहीं है, ना पढ़े लिखे, ये सारे के सारे इलिटरेट पीपल हैं, ठीक है। कैसे पीपल है भैया? इलिटरेट पीपल है। और ये जो है ना भाई, इनके पास तो एकदम एडवांस स्किल है और ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो बताओ किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी? बताइए। हाँ, ये क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छे होंगे और ये अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास ना कोई मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है, ना कोई स्किल्स है, इन्होंने कुछ हुनर भी नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा है ना। तो बताओ ये किस काम के? जहाँ पे ये लोग रहेंगे वहाँ पे काम होगा और जहाँ पे ये लोग रहेंगे वहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो वही है। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ NPP 2000 आर। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों जिसके बारे में हम जानेंगे, यानी कुछ ना इसकी विशेषताएं हैं। आओ देखते हैं। पहला विशेषता क्या है भाई? कि फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यस एवरीवन। जैसे कि हम ना देखो, अगर हम अपने पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले भैया एजुकेशन को आप ठीक करो। मतलब लोगों के पास देखो, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा है ना, तो उसके पास स्किल्स आएगी, वो क्या कर पाएगा? वो अपना काम जो है वो ठीक प्रकार से कर पाएगा। इसीलिए इस पॉलिसी के थ्रू क्या नियम लाया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब तक? 14 ईयर्स एज तक, यानी जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उनको भाई फ्री में एजुकेशन देंगे और कंपलसरी, ठीक है। अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करा रहे हो तो भाई ये अपराध है, ठीक है। तो ये मत करवाओ, उनको क्या करो? पढ़ने भेजो। इसीलिए तो देखो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स खोलते हैं गाँव वगैरह में, ताकि जो लोग हैं, ठीक है, गाँव के जो बच्चे हैं वो जा करके वहां पे पढ़ाई कर पाए, और वो फ्री में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स। यानी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना दोस्तों, इसको भी कम करने का लक्ष्य रखा गया कि हम इसे भी क्या करेंगे? कम करेंगे। कितने पे? 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जो महिलाएं जब जन्म देती हैं बच्चे को, ठीक है, तो वहां पे जो मृत्यु दर है भाई उसको भी कम करना है, ठीक है। कितना लाना है? बिलो 100, मतलब 100 के भी नीचे लेकर के जाना है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। जैसे देखो दोस्तों, हम लोग देखते होंगे कि जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? उसको ना समय समय पे टीके लगवाए जाते हैं, यानी कि इंजेक्शन कुछ मतलब प्रॉपरली उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि वो आगे चल करके बीमार ना पड़े, ठीक है। तो वही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी बच्चों को क्या करना है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी जन्म ले रहे हैं उनको प्रॉपरली वैक्सीन प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, डिले मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 18 एंड प्रीफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। और उसमें ये भी शामिल था कि जो गर्ल्स हैं उनका पहले शादी ना हो, अगर देखा जाए तो 18 के बाद, मतलब 18 से पहले ना हो, और 20 के बाद अगर होता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, यानी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, यानी जो ऐसे फैलती रहती हैं, ठीक है, तो वो जो बीमारियां हैं उन पे कंट्रोल लाया जाए, उनसे सुरक्षा की जाए, और अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, यानी 2045 तक क्या अचीव करना है? अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करना, तो ये लक्ष्य रखा गया है। कौन सी पॉलिसी है भाई दोस्तों? आप देख सकते हो, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने ये सारे मेजर्स पढ़े, यानी ये सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से निपट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा भाई? इकोनॉमिक मेजर देखा, सोशल मेजर देखा, और हमने क्या देखा? सी में पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी पॉपुलेशन को लेकर के पॉलिसीज आई थी इसके बारे में हमने जाना, जिसमें हमने देखा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आया था 1952 में, ठीक है। और ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं ड्यू टू फाल्स रिलीजियस बिलीव्स, और क्या? और लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, राइट। नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये कब आया था? ये 1979 में आया था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि NPP 2000, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे अगला आपका जो पॉइंट है दोस्तों वो रहने वाला है पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। यस एवरीवन, देखो अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में ना आप देखोगे, देखो एक तो होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा, वर्किंग पॉपुलेशन। आपको बताती हूँ, वर्किंग पॉपुलेशन और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? जो काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी जो यंग पीपल है, राइट, वो काम कर सकते हैं, बराबर। तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वर्किंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और नॉन वर्किंग में क्या आ जाएगा? जो काम नहीं कर सकते, जो बूढ़े हो चुके हैं, देखो बूढ़े और बच्चे, वो आ जाएंगे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में। और जो यंग पॉपुलेशन है
वो किस में आ जाएगा दोस्तों, वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएगा। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया में क्या है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी है, तो ज्यादा पॉपुलेशन है दोस्तों वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, ये नेशन का क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंट्री है और ये दूसरी कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री में हमने क्या देखा कि यहाँ पर ना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और जो पॉपुलेशन है ना, अगर वो देखा जाए मतलब मोस्टली यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नॉन वर्किंग है। और इस कंट्री में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन भी है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है दोस्तों, वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बताइए कौन से कंट्री का डेवलपमेंट तेजी से होगा, इस वाली कंट्री का डेवलपमेंट तेजी से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन क्या है बच्चों, वो ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे वो वर्किंग पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को क्या हम रिसोर्स नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से ही तो इस कंट्री का डेवलपमेंट हमें देखने मिल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि पॉपुलेशन क्या है दोस्तों, वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट यानी कब महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जब हम इसको यूजफुल बनाए, ठीक है। अब ये हम इसको यूजफुल कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन अवेलेबल है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको स्किल सिखाएं, एडवांस स्किल सिखाएं, तो इससे क्या होगा, वो हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। इट इज द पॉपुलेशन विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज, हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है ना दोस्तों, ये अल्टीमेट रिसोर्स है, यानी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ रिसोर्स क्या है, ह्यूमन ही है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन मतलब हम लोग जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम यूजफुल बना सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है, मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। So healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements, यानी कि अगर हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है भाई, हेल्दी है ना, सब लोग एकदम स्वस्थ है, एजुकेटेड है एंड मोटिवेटेड पीपल है, लोगों के अंदर कुछ जज्बा है करने का कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो सही है कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, ठीक है, मतलब इनके एजुकेशनल लेवल एज के हिसाब से क्या है, हर कंट्री में अपना अलग अलग है, अलग अलग जगह पे। सो देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो कीप चेंजिंग, ठीक है। चलो आगे आपको कुछ बातें बताती हूँ। देखो, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP हैज इंट्रोड्यूस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कौन सा कंसेप्ट दोस्तों, तो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, और ये कब, इन 1916, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना दोस्तों, इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो एनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल और पॉलिटिकल। इट इज द एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज द रियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का जो रियल वेल्थ है, मतलब रियल जो वेल्थ है वो क्या है दोस्तों, वो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, अगर मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट ये वाला कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपको मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने, ठीक है, कब, 1990 में, ठीक है। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना दोस्तों, इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है उनका हर प्रकार से क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल क्या होता है, किस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभाते हैं इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा, देख सकते हो। पहला पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मीन्स टू अचीव दिस एंड, सो ह्यूमन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब सीधा सा ये है, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, इज एन एंड, एंड का मतलब क्या होता है, आखिरी। तो अब यहाँ पे आखिरी का मतलब क्या होगा, तो ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना दोस्तों, ये क्या है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, यानी जो हमारा आखिरी एम है ना वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट करना, ठीक है। वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है दोस्तों, तो इट इज अ मीन्स टू अचीव दिस एंड, यानी ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना बच्चों, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है इसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सो ह्यूमन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, यानी अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है बच्चों, ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
देंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा, ह्यूमन कंडीशन जो है ना दोस्तों ये इंप्रूव होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, मतलब देखा ना आप लोगों ने कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिसोर्स, वो किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाता है, किस प्रकार से यहाँ पे उसका रोल है, वो हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस इन अ सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से क्या हो सकता है बताइए, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस, यानी जो सिविल डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, वही जो लड़ाई झगड़े जो होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्ट्राइक हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे मतलब जो ये सोशल प्रॉब्लम्स आती रहती है, सिविल डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ये जो सिविल डिस्टर्बेंस है ना दोस्तों, इसमें कमी आएगी। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा। राइट, तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द वाइडनिंग नॉट मेनली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और आगे क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। देखो, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो बस इनकम से रिलेटेड नहीं होता है कि बस हमें इनकम ही बढ़ाना है। अरे आप सोचो कि अगर हमारे यहाँ मतलब खाली बस इनकम बढ़ा करके आप क्या ही कर लोगे, लोगों में समझ भी तो होनी चाहिए कि किस प्रकार से उनको जीवन जीना है, उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह से क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बस इसी चीज के ऊपर फोकस नहीं है कि इनकम बढ़ाओ। ठीक है, मतलब इनकम तो खैर बढ़ाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल और पॉलिटिकल। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट बढ़ाने की तरफ ध्यान दो, लोगों को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करो, वही आ गया इसमें। स्पेशली अमंग विमेन, यस एवरीवन। देखो कहते हैं ना, अगर औरत शिक्षित होगी, देखो अगर एक परिवार में औरत है शिक्षित तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहली चीज तो वो आपका इनकम में सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो भी तो कहीं पे काम करके पैसे कमाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो अपने बच्चे को ठीक प्रकार से पाल पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे फायदे हैं विमेन के एजुकेटेड होने के, तो उनको भी मतलब स्पेशली उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़कों को तो भैया सब लोग पढ़ाते हैं, अब लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे लो। टेंस टू रिड्यूस बर्थ रेट, है ना, बर्थ रेट को रिड्यूस करना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको भी कम करना। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल, तो ये सारी चीजें जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, दिस फर्दर इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना बच्चे, ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, टू इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपको पता है वही जो मतलब जीते हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी जो हम जी रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, हम कितने साल तक जी सकते हैं, वो है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है देखिएगा, ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ता है, एज वेल एज लिटरेसी रेट। दिस फर्दर इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस एवरीवन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प करता है किसमें, ब्रिंग्स अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, बस अभी 2 ही पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। 7th पॉइंट इज कि ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज हो सकती है। दैट इज जैसे आप देखो, इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन विच रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां पॉइंट आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर, यानी ये यूनिवर्सल है, हर देश में है। ऐसा नहीं कि बस हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की बस हम इंडिया में ही बात नहीं कर रहे, बल्कि और भी देशों में इसकी चर्चा की जाती है। इट अप्लाइज टू लेस डेवलप्ड एज वेल एज हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। समझ में आया? यानी जो कंट्रीज हाईली डेवलप्ड हैं उनमें भी इसकी चर्चा की जाती है, इसके साथ ही जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे भी इसकी बात की जाती है। इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस द एंटायर सोसाइटी, यानी सभी हर जगह ये एप्लीकेबल है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई? देख लो, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को? बाकी डू यू नो तो पढ़ लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में ही बता दिया था। डू यू नो जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मतलब नहीं पूछा जाता, तो ये आपको पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी जो यू शुड नो है ना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो भाई मैंने आपको अभी बताया था ना कि इंडिया में जो है ना दोस्तों ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है ना कम है, इसकी वजह से पॉपुलेशन का हम फायदा उठा सकते हैं ना। सो वन ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज is its demographic dividend. Demographic dividend occurs when the proportion of working people to the total population is high. ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादा होना, ठीक है, और जो नॉन वर्किंग पीपल है वो कम। ठीक है, दिस इंडिकेट्स अ हाई पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर हमारे यहाँ पे वर्किंग पीपल ज्यादा है तो वो लोग हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो वही बात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यस, तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है, जी हाँ बिल्कुल सही, ये होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। हमने ये पूरा जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, देखो टोटल हमने 4 लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट किया। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अब मैं आपको एक बार फटाफट से बता देती हूँ। देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या समझा था भैया? सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें हमने 2 थियरीज देखे थे ना, माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने कहा था कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता है ज्योमेट्रिक मीन के जैसे, और जो फूड सप्लाई है वो बढ़ता है कैसे? अरिथमेटिक मीन के जैसे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें हमने कुछ स्टेजेस देखे थे। ये तो सेकेंड लेक्चर की बात हो गई। थर्ड लेक्चर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, जिसमें कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, ये हमने देखा। और अभी आज के इस लेक्चर यानी कि फोर्थ लेक्चर में तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी आप लोग क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। देखो आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, फॉर रेगुलर अपडेट, मतलब कुछ बातें होती हैं जो मैं यहाँ पे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे और कुछ पीडीएफ वगैरह रहे तो वो सब आपको इस टेलीग्राम में देखने मिल जाएगा। बाकी ये हमारा एक एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करके रखो, कुछ इंपॉर्टेंट आया तो यहाँ पे आपको नोटिस ये बता दिया जाएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।